Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Perfect. So we are continuing with our CFA Level 2 Equity Revision Series. तो अपना CFA Level 2 का जो रिवीजन सीरीज चल रहा है उसके अंदर में दो बड़ा चैप्टर अपना हो गया which is related to absolute valuation. First was dividend discount model. Second is free cash flow valuation model. जो थर्ड वाला रीडिंग है इट इज रिलेटेड टू रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। कौन सा है? रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। तो रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल में अपने को लेवल 1 से पता है कि सर पी रेशियो, पीबी रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू सेल्स, ईवी टू एबिडा वगैरह अपने कैलकुलेट करते हैं। इज इट फाइन? सिंस इट्स अ रिवीजन सीरीज तो मेरे को थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा क्योंकि जो ओरिजिनल लेक्चर्स है उसके अंदर में बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को अपने कर रखे हैं। सिंस इट इज अ रिवीजन सीरीज तो वी नीड टू बी लिटिल फास्टर। तो पहला कंपैरिजन आपके दिमाग में ये आना चाहिए रिवीजन के टाइम पे यार कि डीडीएम और एफसीएफ जो अपने कर चुके हैं दैट इज एक्चुअली व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यूएशन। जो नेक्स्ट वाला रीडिंग है विच इज मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन इट इज रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटिव वैल्यूएशन। मतलब वी विल बी कंपेयरिंग पी रेशियो, पीबी रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू सेल्स, ईवी टू एबिडा ऑफ द कंपनी एंड वी विल डू द ट्रेंड एनालिसिस। अपने टाइम सीरीज एनालिसिस चेक करेंगे कि सर हिस्टोरिकली क्या ये रेशियोज रहा है ऑफ कंपनी एक्स का, एंड इस कंपनी एक्स का जो ये रेशियोज है, जो प्राइस मल्टीप्लायर है एज कंपेयर टू इट्स पियर्स, एज कंपेयर टू इट्स पियर्स क्या है? ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है? दैट इज द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द रीडिंग। रीडिंग वैसे है काफी बड़ा बट यस अंदर ही अंदर काफी चीजें जो इंटरलिंक्ड है। तो आप अगर इंटरलिंक करोगे तो जो इतना सारा एलओएस है ना दैट बिकम्स वेरी इजी। परफेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मेरा स्टाइल है मैं बोर्ड पे लिखते रहूंगा और आपको समझाते भी रहूंगा। समझाना इन द सेंस रिवाइज कराते रहूंगा। ओके। सो आपको हेडिंग देना है मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन। अगर देखो कोई नोट नहीं भी कर रहा है ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल नोट्स है जो अपने क्लास में डिक्टेट किए हैं काफी ज्यादा एग्जॉस्टिव है। इज इट फाइन? तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। प्लस अगर आपका नोट्स है जो मेरा वाला नोट्स है और आपने अगर खुद का नोट्स बनाया तो दैट विल ऑल्सो बी व्हाट सफिशिएंट। तो मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन में विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? प्राइस मल्टीपल्स। प्राइस मल्टीपल्स को लेके बात करेंगे। प्राइस मल्टीपल्स में यहाँ पे जो फोकस है इट इज पी रेशियो, पीबी रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, ईवी टू एबिटा रेशियो। ठीक है सर? ऊपर में क्या आता है? प्राइस। नीचे क्या आता है? वैल्यू ड्राइवर्स। ऑल दीज आर एक्चुअली व्हाट? वैल्यू ड्राइवर्स। तो अपने प्राइस टू वैल्यू ड्राइवर्स कि सर कंपनी में क्या ऐसा पैरामीटर्स है, क्या ऐसा चीजें हैं, कंपोनेंट्स है जो कि वैल्यू डिराइव करता है कंपनी में, विच कैन बी अर्निंग्स, विच कैन बी बुक वैल्यू, विच कैन बी सेल्स एंड विच कैन बी कैश फ्लो। तो प्राइस टू वैल्यू ड्राइवर्स पे फोकस है। सर ये प्राइस मल्टीपल्स क्यों करते हैं? अपने प्राइस मल्टीपल देखो बार बार ये वर्ड आएगा तो मैं पीएम लिखूंगा। प्राइस मल्टीपल्स क्यों चाहिए अपने को? सर दो रीजन से चाहिए। क्या क्या? एक, सर कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे को जोमेटो का वैल्यूएशन करना है तो सर डीडीएम और एफसीएफ से कर लीजिए ना। डीडीएम एंड एफसीएफ से कर लीजिए। नहीं, मेरे को रिलेटिव वैल्यूएशन यूज करना है, रिलेटिव वैल्यूएशन। तो सर आई कैन टेक से कंपैरेबल कंपनी ऑफ जोमेटो। तो एक तरीका ये हुआ कि सर मैं कंपेरेबल कंपनी का प्राइस मल्टीपल यूज करके अर्निंग्स, कैश फ्लो, सेल्स ऑफ जोमेटो पे लगा दूं सो दैट आई कैन गेट दी शुड बी प्राइस। इसको बोलते हैं अपने बेस्ड ऑन कंपेरेबल या कंपेरेबल मेथड। सेकेंड हुआ कि सर अपने काम करते हैं ना बेस्ड ऑन फोरकास्टेड फंडामेंटल्स के बेसिस पे प्राइस मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। सो इट कैन बी बेस्ड ऑन दी forecasted fundamentals or it can be based on what? Comparable. In fact जो first LOS है that is related to this only कि सर there are two methods of price multiples। कौन कौन सा? एक है आपका based on forecasted fundamentals and जो second है that is comparable method। comparable method बेस्ड ऑन फोरकास्टेड फंडामेंटल्स पे अपने क्या करते हैं सर इसके अंदर में अपने तो सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू डीडीएम और एफसीएफ से निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। शुड बी प्राइस, शुड बी प्राइस इनफैक्ट इसको जस्टिफाइड भी बोल देंगे। जस्टिफाइड डिवाइडेड बाई अर्निंग्स को कंपेयर करेंगे पी रेशियो से। क्या डिफरेंस है इन दोनों में?
अगर कोई बता पाए। पी चल रहा है एक्चुअल मार्केट प्राइस, और IV0 क्या चल रहा है, शुड बी। IV0 इज एक्चुअली व्हाट, शुड बी। इसको जस्टिफाइड पीई भी बोल सकते हैं, जस्टिफाइड पीई भी बोल सकते हैं। तो इफ actual price multiple is greater than justified price multiple, the stock is actually what, overvalued। the stock is actually what, overvalued। और अगर लेस है तो undervalued, और अगर इक्वल है तो फेयरली वैल्यूड। इसका एक अलग से एलओएस दिया हुआ है, जो कि आपका यहीं से कवर हो सकता है इजीली। इज इट फाइन? चैप्टर काफी बड़ा है, काफी सारे एलओएस में डिवाइड किया हुआ है, बट यस, नाउ ड्यूरिंग योर रिवीजन यू कैन इंटरलिंक ऑल दी थिंग्स। तो बेस्ड ऑन दी फोरकास्टेड फंडामेंटल्स, तो मैंने यहाँ पे अर्निंग्स लिया, आई कैन टेक पीबी, आई कैन टेक प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो, और उसको अपने कंपेयर करेंगे। सो बेस्ड ऑन दी फोरकास्टेड फंडामेंटल्स। कंपेरेबल मेथड, कंपेरेबल मेथड में क्या करेंगे, सिर्फ फॉर एग्जांपल मेरे को टीसीएस का वैल्यू डिटरमाइन करना है, टीसीएस का प्राइस मल्टीप्लायर। तो सर आई कैन टेक इन्फोसिस का प्राइस मल्टीप्लायर, आई कैन टेक आईटी इंडेक्स का प्राइस मल्टीप्लायर, आई कैन टेक निफ्टी का प्राइस मल्टीप्लायर। इज इट फाइन? टीसीएस का प्राइस मल्टीप्लायर के लिए सर मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए मैं इन्फोसिस का प्राइस मल्टीप्लायर ले रहा हूँ, पीई ऑफ इन्फोसिस, पीई ऑफ निफ्टी 50, पीई ऑफ आईटी इंडेक्स, एंड अर्निंग्स ऑफ टीसीएस पे लगा रहा हूँ, अर्निंग्स ऑफ टीसीएस पे लगा रहा हूँ। तो सर मेरे को शुड बी प्राइस पता लग जाएगा फ्रॉम दी कंपेरेबल मेथड। इज इट फाइन? इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या है, कंपेरेबल मेथड के अंदर में प्रॉब्लम क्या होता है कि सर जो कंपेरेबल कंपनीज है, अगर ओवर वैल्यूड है तो अपना जो सब्जेक्ट कंपनी है जिसका अपने वैल्यू निकाल रहे हैं, वो गड़बड़ हो जाएगा, उसका तो वैल्यू गड़बड़ आएगा ना। इट्स लाइक अ गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गलत पैरामीटर्स, गलत प्राइस मल्टीप्लायर यूज करोगे, तो ऑब्वियसली जो प्राइस आएगा दैट विल ऑल्सो बी व्हाट, रॉन्ग, दैट विल ऑल्सो बी लेड टू एरर। सेकेंड, सर जो मेरा सब्जेक्ट कंपनी है ना, वो पीयर कंपनी से कंपेरेबल तो हो, कंपेरेबल कंपनी का जो फंडामेंटल है वर्सेस जो मेरा सब्जेक्ट कंपनी है वैल्यूएशन के लिए, उसका जो रिस्क है, उसका जो फंडामेंटल्स है, दैट शुड बी व्हाट, सेम। इनफैक्ट इसका एक एलओएस है इन दोनों को लेके। और यही तो लिमिटेशन भी आ गया कंपेरेबल मेथड का, कि सर कितना बार जो फंडामेंटल्स होता है ना, वो कंपेरेबल नहीं होता है, रिस्क जो है वो कंपेरेबल नहीं है। इनफैक्ट पेग रेशियो में बात करते हैं, पेग रेशियो में प्राइस टू पीई टू ग्रोथ, पीई टू एक्सपेक्टेड ग्रोथ, यही वाला चीज है उसके अंदर में भी। तो कंपेरेबल मेथड में क्या करते हैं, वी कंपेयर द सब्जेक्ट कंपनीज price multiple with its peers। Peers can be company, can be index, can be sector index also। ठीक है? प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशन। व्हाट इज द लिमिटेशन? peer company can be से ओवर वैल्यूड। अगर ओवर वैल्यूड है तो अपना भी जो प्राइस आएगा वो ज्यादा आएगा। और फंडामेंटल्स ऑफ सब्जेक्ट कंपनी कैनॉट बी कंपेयर्ड। इज इट फाइन? इट्स वेरी इजी। टू बिगिन विथ आपको ये एकदम दिमाग में बैठना चाहिए, यार मैं प्राइस मल्टीप्लायर लगा तो रहा हूँ, बट जिस कंपनी का हेल्प ले रहा हूँ, जो पीयर कंपनी का ले रहा हूँ, क्या वो सही भी है कि नहीं है। ये तो हो गया गीगो, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इज इट फाइन? ओके। तो या यहाँ पे पॉइंट दिए थे क्या, नहीं? दिस इज से पॉइंट नंबर 1, क्योंकि काफी सारा चीज है ना इसके अंदर में डिस्कस करने के लिए, तो पॉइंट्स पॉइंट वाइज चलेंगे तो थोड़ा सा इजी होगा समराइज करने में। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये 2-3 LOS को समराइज करता है। सर यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे अबाउट द प्राइस मल्टीपल्स, प्राइस मल्टीप्लायर, उसका डिस्कशन, जस्टिफाइड, एडवांटेज, लिमिटेशन ऑफ द वेरियस प्राइस मल्टीप्लायर। तो सर सबसे पहला प्राइस मल्टीप्लायर जो सबसे पॉपुलर है वो कौन सा है, सबसे पॉपुलर कौन सा है, पी, प्राइस टू अर्निंग्स। तो न्यूमरेटर में क्या लेते हैं अपने, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई ईपीएस, या ऊपर में अपने मार्केट कैप ले सकते हैं डिवाइडेड बाई नेट इनकम ले सकते हैं, एक ही बात है। इज इट फाइन? मार्केट कैप डिवाइडेड बाई व्हाट,
मार्केट कैप डिवाइडेड बाय व्हाट, नेट इनकम। ये तो मेरा एक्चुअल हो गया। व्हाट अबाउट जस्टिफाइड? जस्टिफाइड पी, पी क्या है यहाँ पे? जस्टिफाइड मतलब शुड बी, तो यहाँ पे प्राइस क्या होगा, एक्चुअल या शुड बी? शुड बी। शुड बी बोलने का मतलब लिख रहे हैं प्राइस, बट एक्चुअली होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। होगा क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। इज इट फाइन? जस्टिफाइड पी, इट कैन बी टू टाइप्स, कौन कौन सा? एक होता है लीडिंग, और दूसरा क्या होता है, लैगिंग। लीडिंग एंड लैगिंग, इज इट फाइन? लीडिंग पी रेशियो एंड लैगिंग पी रेशियो। तो लीडिंग और लैगिंग में क्या डिफरेंस है? लीडिंग में अर्निंग्स अपने लेते हैं ये फोरकास्टेड, एक्सपेक्टेड फॉर 12 मंथ्स, फोरकास्टेड 12 मंथ्स का। वेयर एज यहाँ पे पी E1 लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज E0। ये अपने क्या लेते हैं, हिस्टोरिकल, लैगिंग, लीडिंग लैगिंग, हिस्टोरिकल 12 मंथ्स। लैगिंग को ट्रेलिंग भी बोल सकते हैं। कब आप लीडिंग पी यूज नहीं करोगे? कब आप, सॉरी, कब आप लैगिंग पी यूज नहीं करोगे? लैगिंग पी, पुराना पी यूज नहीं कर सकते हो सर। अगर कंपनी एक्वायर हो गया, कंपनी का फंडामेंटल्स बिजनेस चेंज हो गया, तब अपने लैगिंग पी रेशियो यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, लीडिंग एक्सपेक्टेड। कब अपने लीडिंग पी रेशियो यूज नहीं करेंगे? लीडिंग। सर अगर अर्निंग्स वोलेटाइल है तो, इफ अर्निंग्स आर वोलेटाइल इट विल बी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट, क्योंकि यू हैव टू फोरकास्ट ना, देन लीडिंग पी रेशियो डजंट मेक सेंस, नॉट टू यूज इफ अर्निंग्स आर सिग्निफिकेंटली वोलेटाइल। और लैगिंग पी रेशियो कब यूज नहीं करोगे? इफ देयर इज एक्विजिशन। तो ऑब्वियसली जो हिस्टोरिकल है वो फ्यूचर रिप्रेजेंट नहीं करता है। जस्टिफाइड लीडिंग पी रेशियो का फॉर्मूला बताइए। पे आउट डिवाइडेड बाय व्हाट, आर ई माइनस जी। पे आउट डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी। जस्टिफाइड ट्रेलिंग या लैगिंग पी रेशियो का फॉर्मूला बताइए। इट विल बी पे आउट डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। इज इट फाइन? P/E1 P/E0। ये इनको, इसको अपने इनफैक्ट ये भी लिख सकते हैं, और ट्रेलिंग पी रेशियो विल बी, अगर ये वाला सेपरेट कर दे अपने, इट विल बी लीडिंग पी रेशियो इनटू क्या, 1 प्लस ग्रोथ रेट। याद आ रहा है? जस्टिफाइड लीडिंग पी रेशियो, जस्टिफाइड ट्रेलिंग पी रेशियो। यहाँ पे देखो सर, जो पी है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है विद ग्रोथ रेट एंड नेगेटिवली रिलेटेड है विद व्हाट, रिक्वायर्ड रिटर्न। पी रेशियो विल इंक्रीज if RE decreases, P ratio increase if growth rate increases। तो पॉजिटिवली रिलेटेड है ग्रोथ के साथ, एंड नेगेटिवली, नेगेटिव RE एंड पॉजिटिव ग्रोथ के साथ। ठीक है। पी रेशियो का एडवांटेज क्या है? सर सबसे ज्यादा पॉपुलर है पी रेशियो। पी रेशियो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और क्या फायदा? कि सर empirically it has been seen that if you are buying a stock with a lower P ratio, the expected future return will be higher। अगर आप लोअर पी रेशियो का स्टॉक बाई कर रहे हो, पी सस्ता चल रहा है स्टॉक का, तो सर फ्यूचर में जो रिटर्न होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि आप सस्ता पे शेयर बाई कर रहे हो। तो इसको बोल सकते हैं अपने नेगेटिवली रिलेटेड, कि सर जो पी रेशियो होगा इट विल बी नेगेटिवली रिलेटेड विद द फ्यूचर रिटर्न। अगर आप महंगा पी रेशियो पे स्टॉक बाई करोगे तो फ्यूचर में रिटर्न क्या होगा, गिरेगा, नेगेटिवली रिलेटेड। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? ओके। लिमिटेशन क्या है पी रेशियो का, व्हाट इज द लिमिटेशन पी रेशियो का? सर अर्निंग्स कैन बी नेगेटिव। अर्निंग्स अगर नेगेटिव होगा तो पी रेशियो का सेंस होगा, नो, पी कैन नॉट बी नेगेटिव। सर पी नेगेटिव नहीं होगा, इसके लिए कौन सा रेशियो आया, अर्निंग्स बाई प्राइस, अर्निंग्स यील्ड, अर्निंग्स बाय प्राइस। अब देखो इसका एक सेपरेट एलवेस है, और जब तुम पी रेशियो पढ़ रहा है उसका, जब लिमिटेशन का बात कर रहा है, वही अर्निंग्स यील्ड भी फिनिश कर सकता है तुम, जो कि एक सेपरेट एलवेस है, नॉट रिक्वायर्ड। इज इट फाइन? अगर पी रेशियो नेगेटिव है, सॉरी पी रेशियो तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इफ अर्निंग्स आर नेगेटिव, तो पी रेशियो कैन नॉट बी यूज्ड।
तो क्या यूज करेंगे? अर्निंग्स बाई प्राइस, विच इज नोन एज व्हाट? अर्निंग्स यील्ड। अर्निंग्स यील्ड। अगर अर्निंग्स यील्ड ज्यादा है, अर्निंग्स यील्ड ज्यादा होने का मतलब प्राइस कम है। अर्निंग्स यील्ड हायर है, इसका मतलब स्टॉक क्या, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड? इट इज अंडर वैल्यूड एज कंपेयर टू ऑब्वियसली पियर्स। और ई बाई पी अगर कम है तो प्राइस ज्यादा है, इट इज एक्चुअली व्हाट, ओवर वैल्यूड। तो आपको कंपेयर करने का विद दी, आपको कंपेयर करना पड़ेगा विद दी पियर्स के साथ। क्या बोला? लिमिटेशन ऑफ पी रेशियो, व्हाट आर द लिमिटेशन? तो पहला लिमिटेशन अपने क्या बोले कि सर अर्निंग्स कैन बी व्हाट, नेगेटिव, हेंस पी रेशियो डजंट मेक सेंस। तो उसके लिए कौन आया? अर्निंग्स यील्ड। और क्या लिमिटेशन है? सर अर्निंग्स कैन बी वोलेटाइल। अर्निंग्स कैन बी वोलेटाइल। अर्निंग सर वोलेटाइल हो सकता है, साइक्लिकल हो सकता है, इसीलिए आया सेल्स। देखो जब लिमिटेशन का बात करें उसी से दूसरा रेशियो का फील आ जाना चाहिए आपको, क्योंकि इट्स नॉट लाइक बीकॉम वाला जहां आपको 10-10 पॉइंट लिखना है। बट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यू विल बी एबल टू कोरिलेट विद द अदर थिंग्स कि अदर रेशियो में सर इसमें जो प्रॉब्लम है वो दूसरा रेशियो का एडवांटेज है। कि सर आपने बोला अर्निंग्स जो है वो वोलेटाइल हो सकता है, स्टेबल नहीं है, मेरा सेल्स जो होता है वो जनरली स्टेबल होता है। सर सेल्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, अर्निंग्स नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे सेल्स का, प्राइस टू सेल्स का अपने एडवांटेज का बात कर लिया इनडायरेक्टली। जब अर्निंग्स पीई का नेगेटिव लिमिटेशन का बात करें वहीं पे उसका उल्टा, प्राइस टू सेल्स पॉजिटिव है, क्या बोला कि सर अर्निंग्स नेगेटिव हो सकता है, प्राइस टू सेल्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। सर अर्निंग्स कैन बी वोलेटाइल, सेल्स आर लेस वोलेटाइल, दे आर मोर स्टेबल। सर अर्निंग्स कैन बी लीड टू मैनिपुलेशन एरर, वेयर सेल्स आर लेस लीड टू मैनिपुलेशन एरर, कम हो सकता है। तो सर क्या चीज ऐसा है जिसके अंदर में मैनिपुलेशन होने का चांस बहुत कम है? कैश फ्लो। थर्ड वाला आ गया कैश फ्लो। कैश फ्लो का यही तो फायदा है, जो प्राइस टू कैश फ्लो उसका यही तो फायदा है कि सर प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू सेल्स वगैरह मैनिपुलेट हो सकता है जिसमें प्राइस टू सेल्स कम होगा। बट यस, कैश फ्लो में क्या मैनिपुलेशन, वो तो कितना पैसा आया कितना पैसा गया। इज इट फाइन? ओके। तो ऑल दिस कैन बी लिमिटेशन ऑफ द पी रेशियो। ऑल्सो अर्निंग्स डज नॉट कैप्चर द कॉस्ट, सॉरी, अर्निंग्स तो कैप्चर करता है कॉस्ट, ये तो एडवांटेज हो गया। सेल्स कैप्चर नहीं करता कॉस्ट, वो लिमिटेशन हो जाएगा। अरे अर्निंग्स कैसे आता है? सेल्स माइनस कॉस्ट, तो अर्निंग्स कैप्चर करता है, ये फायदा का बात कर रहे हैं, एडवांटेज। सेल्स कैप्चर नहीं करता है, दैट इज अ लिमिटेशन इन केस ऑफ प्राइस टू सेल्स रेशियो। अर्निंग्स कैन बी नेगेटिव। तो अब देखो मन हो रहा है यहाँ से पीबी रेशियो भी छेड़े, बट थोड़ा सा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। पी रेशियो बढ़ते हैं और आगे फिर पीबी रेशियो को टच करेंगे। ओके। तो यहाँ पे आपका लीडिंग, ट्रेलिंग, लैगिंग का बात हो गया, नेगेटिव वाला पॉइंट का भी बात हो गया। अर्निंग्स यील्ड भी यहाँ पे लिख ही लिया अपन। नेक्स्ट, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज एक्चुअली व्हाट? प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू क्या? इक्विटी का। कैसे निकलेगा? सर बैलेंस शीट से, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर्स, क्या निकल जाएगा? इक्विटी। तो प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर और मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। अगर आपको टोटल वैल्यू पे लेना मतलब पर शेयर नहीं लेना तो इट विल बी मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। व्हाट विल बी योर जस्टिफाइड पीवी रेशियो? सर आपने डेरिवेशन किए हुए क्लास के अंदर में जस्टिफाइड फॉर्मूलाज का, आपको डायरेक्टली अब लगाना है यहाँ पे। जस्टिफाइड पीवी रेशियो क्या होगा? आर ओ ई माइनस ग्रोथ डिवाइडेड बाय व्हाट? आर ई माइनस ग्रोथ। आर ओ ई माइनस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय व्हाट? आर ई माइनस ग्रोथ रेट। इज इट फाइन? सर आर ओ ई is positively related with PB ratio. If ROE increases, PB ratio increases. RE जो होगा it will be negatively related. Also, if the gap between ROE and RE decreases, PB ratio will what? Increases. क्योंकि सर यहाँ पे अपने को देखना है RE माइनस ग्रोथ, तो यहाँ पे फैक्टर जो होगा ROE, if ROE increases, PB ratio increases. Also, the gap between ROE versus RE affects PB ratio. सर क्या एडवांटेज है पीबी रेशियो का? पीबी रेशियो का क्या एडवांटेज है? सेम जो आपका पी रेशियो का पहला एडवांटेज क्या बोला था, ऑब्वियसली लेस पॉपुलर है एज कंपेयर टू पीई रेशियो, बट इसका फायदा क्या है पीबी रेशियो का? कि सर
Empirically, it has been found that the future returns of the stock is negatively related with the PB ratio. If you are buying the stock with a lower PB ratio, the expected future return will what? Increases. Sir, earnings can be negative. Earnings negative है. Book value generally negative नहीं होता है. But yes, if there are continuous losses, कंपनी में अगर continuous losses हो रहा है तो book value can also be what? Negative. Book value भी जो है वो negative हो सकता है. तो सर जो बैंकरप्ट फर्म्स है, बैंकरप्सी कंपनीज है, बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया है, वहां पे अपने पीबी रेशियो यूज करते हैं. क्यों सर? क्योंकि वहां पे बुक वैल्यू कैसे निकलता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. तो एसेट्स को सल्टा के लायबिलिटीज को चुकाना है. हेंस पीबी रेशियो इज मोर पॉपुलर देयर. पीबी रेशियो और कहाँ पे पॉपुलर है? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, लेस फॉर द सर्विस कंपनीज. सर्विस कंपनीज के अंदर में पीबी रेशियो कम यूज होता है एज कंपेयर टू व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर में. ठीक है. ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड फॉर द कंपनीज विच हैव मोर लिक्विड एसेट्स, जैसे बैंक्स हो गया, ब्रोकरेज फर्म्स हो गया, वहां पे अपने पीबी रेशियो ज्यादा यूज करते हैं. बट सर प्रॉब्लम क्या है पीबी रेशियो? देखो, बुक वैल्यू कहाँ से निकलता है? अकाउंटिंग बुक से. तो सर अगर मैनिपुलेशन या कोई एरर है बुक्स के अंदर में, इसका मतलब जो बुक वैल्यू निकलेगा दैट विल आल्सो बी व्हाट? रॉन्ग. हेंस पीबी रेशियो क्या होगा? गलत होगा. ऑल्सो सर, दो कंपनीज अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है. एक फॉलो करता है लिफो, दूसरा करता है फीफो. तो ऑब्वियसली पीबी रेशियो विल चेंज. एक फॉलो करता है यूएस गैप, एक फॉलो करता है आईएफआरएस. जी समझ में आ रहा है? तो देयर कैन बी व्हाट? अकाउंटिंग चेंज. उसके वजह से पीबी रेशियो मे नॉट बी कंपेरेबल फॉर दी कंपनीज. जब आप बुक वैल्यू ले रहे हो तो ध्यान क्या रखना है आपको? बुक वैल्यू जब आप ले रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि सर बुक वैल्यू के अंदर में ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स नहीं आया. ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स. फिर क्या ले रहे हैं अपने? बुक वैल्यू ना. हाँ, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स बेसिकली जो बाईपास कर रहा है इनकम स्टेटमेंट को, जो बाईपास कर रहा है इनकम स्टेटमेंट को. इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट तो आपका पीएनएल में आ जाएगा. हम्म. चेक फॉर डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम. मतलब आईएफआरएस वर्सेस यूएस गैप, लीफो वर्सेस फीफो. तो अगर आप दो कंपनी को कंपेयर कर रहे हो तो आप डायरेक्टली उसका पीबी रेशियो ऐसे लेके कंपेयर नहीं कर सकते. आपको देखना भी पड़ेगा. कोई कंपनी आईएफआरएस फॉलो कर रहा है, कोई कंपनी यूएस गैप फॉलो कर रहा है, कोई लीफो फॉलो कर रहा है, कोई फीफो फॉलो कर रहा है, कोई एसएलएम फॉलो कर रहा है, कोई डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहा है इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन. तो यू हैव टू मेक इट कंपेरेबल ना, देन ओनली यू कैन यूज व्हाट? पीबी रेशियो. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज प्राइस टू सेल्स. प्राइस टू सेल्स. तो ये तो काफी इजी है. प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई सेल्स पर शेयर. जस्टिफाइड प्राइस टू सेल्स रेशियो कैसे निकलेगा? जस्टिफाइड प्राइस टू सेल्स रेशियो. इनफैक्ट ऐसे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ. नेट नेट मार्जिन इनटू पे आउट इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी. ऐसे डेरिवेशन यहाँ इसका क्या था? लिख रहा हूँ इसका डेरिवेशन. सिर्फ प्राइस इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी. पी जीरो इज इक्वल टू डी वन को आई कैन राइट ई जीरो इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट इंटू पे आउट डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी. दोनों तरफ सेल से डिवाइड कर दिया. तो इस तरफ सेल से डिवाइड किया, क्या हो गया? नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट इंटू पे आउट डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी. यही तो लिखा है. इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन लिख लेते हैं, एनपीएम, नेट प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है. तो जस्टिफाइड प्राइस टू सेल्स रेशियो विल बी नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू पे आउट इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी. नेट प्रॉफिट मार्जिन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद व्हाट? प्राइस टू सेल्स रेशियो. अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो ऑब्वियसली प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा. एडवांटेज क्या है प्राइस टू सेल्स रेशियो का? बात की है सर, जो पी का लिमिटेशन है वही तो प्राइस टू सेल्स का पॉजिटिव है. पी में क्या बात कहते हैं कि सर अर्निंग्स कैन बी नेगेटिव, सेल्स कैन नॉट बी नेगेटिव. सेल्स नेगेटिव नहीं हो सकता है. सर जो अर्निंग्स है
that is subjected to manipulation error. Sales are less subject to manipulation error. सर जो अर्निंग्स है दैट इज मोर वोलेटाइल, सेल्स आर मोर स्टेबल. बट प्रॉब्लम क्या है सेल्स के साथ? इट डज नॉट कैप्चर द कॉस्ट जो कि अर्निंग्स कैप्चर करता है, जो कि अर्निंग्स कैप्चर करता है. इज इट फाइन? प्राइस टू सेल्स रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू पे आउट इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी. नेक्स्ट, प्राइस टू सेल्स हो गया. नेक्स्ट, प्राइस टू कैश फ्लो. इसको हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि अपने नोट्स में ऑलरेडी सारा डेरिवेशन दिखाया हुआ है. प्राइस टू कैश फ्लो, इट इज लेस सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन एरर. बट प्रॉब्लम क्या है कि सर कैश फ्लो का डेफिनेशन क्या लेंगे? कैश फ्लो का डेफिनेशन क्या लेंगे? तो प्राइस टू कैश फ्लो क्या होगा आपका? इट विल बी प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर शेयर. तो अगर मैं यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलूं, एंड इफ आई टेक कैश फ्लो एज से एफ सी एफ ई, तो इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी सिंगल स्टेज में एफ सी एफ ई वन डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी. सिंगल स्टेज मॉडल में इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाएगा डिवाइडेड बाई व्हाट? कैश फ्लो. डिवाइडेड बाई व्हाट? कैश फ्लो. अब कैश फ्लो क्या लेना है इसके लिए आपके पास सेपरेट एलिमेंट्स है जो कि तुम यहीं से कवर कर सकता है. कैश फ्लो में क्या लेंगे सर? कैश फ्लो में आप कैश फ्लो ले सकते हो. कैश फ्लो बोले तो सर नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन. बट प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर में? सर नॉन कैश रेवेन्यू नहीं आया, चेंज इन वर्किंग कैपिटल नहीं आया, चेंज इन वर्किंग कैपिटल नहीं आया. चीज समझ में आ रहा है? नॉन कैश रेवेन्यू नहीं आया, चेंज इन वर्किंग कैपिटल नहीं आया. देन यू कैन टेक एडजस्टेड सीएफओ. एडजस्टेड सीएफओ, देखो सीएफओ एज पर यूएस गैप और आईएफआरएस डिफरेंट होगा. इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, interest received, interest paid, then you have dividend received, dividend received. All these under US GAAP are CFO. Whereas सर जो IFRS है ना, वो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड को, इंटरेस्ट रिसीव्ड को, डिविडेंड रिसीव को अलाउ करता है. दैट यू कैन शो दिस एज अ सीएफओ और सीएफएफ और सीएफआई. फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेड अंडर आईएफआरएस कैन बी शोन अंडर सीएफएफ और सीएफओ. इंटरेस्ट रिसीव्ड कैन बी शोन अंडर सीएफआई और सीएफओ. डिविडेंड रिसीव्ड कैन बी शोन अंडर सीएफआई और सीएफओ. तो आपको जो सीएफओ आप ले रहे हो दो अलग अलग कंपनी का, तो आपको देखना है कि यार आप एक कंपनी यूएस गैप फॉलो कर रहा है, एक कंपनी आईएफआरएस फॉलो कर रहा है. तो यू कैन नॉट टेक ब्लाइंडली सीएफओ, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सीएफओ को. इज इट फाइन? ऑल्सो यू हैव टू एडजस्ट दी नॉन रिकरिंग आइटम्स, नॉन रिकरिंग आइटम्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा टू गेट दी एडजस्टेड सीएफओ. तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है. और एबिडा ले सकते हैं, ईबीआई टीडीए. बट प्रॉब्लम क्या है एबिडा के अंदर में? सर एबिडा अगर लेंगे तो नॉन नॉन कैश रेवेन्यू नहीं आया, और यहाँ पे आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी नहीं आया, चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी नहीं आया. यू कैन टेक एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ ई ऑल्सो, एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ ई. तो यहाँ पे सब कुछ आ गया आपका, चेंज इन वर्किंग कैपिटल वगैरह सब कुछ आ गया. तो कैश फ्लो का यहाँ पे अपने पास सेपरेट एलिवेस दिया हुआ है जो आप इस तरीके से इसको कवर अप कर सकते हो. तो कैश फ्लो के अंदर में वी कैन टेक कैश फ्लो विच इज नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस, एडजस्टेड सी एफ ओ, एबिटा, एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ ई. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ईवी टू एबिटा, इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा. ये पॉइंट नंबर 2 ही चल रहा है ना? या पॉइंट नंबर 2 में ही सारा लिखा रहा हूं मैं. इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा, अब इसका एक सेपरेट एलूस दिया हुआ है, दो जगह लिखा हुआ है ये. इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है? इनफैक्ट इंटरप्राइज वैल्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? इट इज फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. तो कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू अगर आया, इसका मतलब इक्विटी भी आ गया, डेट भी आ गया एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गया. तो enterprise value is actually market value of equity plus market value of debt plus market value of preference shares plus minority interest minus cash and investments. सर ये माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि enterprise value देखा जाता है from the acquisition point of view. तो acquisition point of view से we are reducing cash and cash equivalents. तो market value of equity plus market value of debt plus preference shares plus minority interest minus cash and cash equivalent. EBITDA तो आपको पता ही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन. तो ईवी टू एबिटा क्या चीज के लिए यूज होता है सर? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. इज इट फाइन? एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ व्हाट इज द फायदा ऑफ यूजिंग ईवी टू एबिटा? ईवी टू एबिटा
यूज करने में क्या फायदा है? सर सबसे पहला, यहाँ तो अपने कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा सारे शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स को ले रहे हैं यहाँ पे। सर लेस वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू पी, क्योंकि पी में सिर्फ अर्निंग्स लेते हैं। यहाँ पे सर आप दो कंपनी है, कंपनी एक्स कंपनी वाई, दो कंपनी का जो लेवरेज स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। एक ज्यादा लेवरेज लिया हुआ है, एक कम लेवरेज लिया हुआ है, तो देखो ना यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस नहीं किए हुए, तो यहाँ भी डेट ऐड करके रखा है, तो इट मेक सेंस टू कंपेयर दोस कंपनीज। अदरवाइज एक कंपनी अगर हाईली लीवर्ड होता, दूसरा कंपनी लेस लीवर्ड होता, तो सर उसको कैसे कंपेयर करते? दैट इज वाई वी आर यूजिंग व्हाट, ईवी टू एबिटा, क्योंकि यहाँ बिफोर इंटरेस्ट एंड यहाँ भी डेट ऐड करके रखे हैं। इफ कंपनी इज हैविंग हाई कैपेक्स, हाई कैपेक्स मतलब कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, हायर डेप्रिसिएशन है, हायर डेप्रिसिएशन है, तो सर वहां पे अपने क्या यूज करते हैं? ईवी टू एबिडा यूज करते हैं। इज इट फाइन? दिस इज द एडवांटेज। लिमिटेशन क्या है? सर एबिडा यूज कर रहे हो, बट क्या एबिडा सही पिक्चर दिखाता है? नो, क्योंकि सर इसके अंदर में नॉन कैश रेवेन्यू, दी चेंज इन वर्किंग कैपिटल कहाँ आया? these are not incorporated under the EV to EBITDA. This is the limitation. ठीक है? तो EV to EBITDA, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स, EV2 डिवाइडेड बाई EBITDA। वैसे EV2 सेल्स हो जाएगा, EV2 कैश फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट रेशियो अर्निंग्स यील्ड हुआ, उसके बाद वी हैव डिविडेंड यील्ड। पीई का उल्टा अर्निंग्स यील्ड। अब बात करें अपने डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड तो अपने को बहुत पहले से पता है, लेवल 1 से, D1/P0, डिविडेंड बाय व्हाट, प्राइस। इज इट फाइन? इनफैक्ट इसको यहाँ हटा ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला है, P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई RE - G, P0 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई RE - G। देयरफॉर डिविडेंड यील्ड क्या होगा? P0 डिवाइडेड बाई D0 नीचे आ जाएगा, देयरफॉर डिविडेंड यील्ड विल बी RE - G डिवाइडेड बाई 1 प्लस growth rate. Dividend yield will be RE - G divided by 1 plus growth rate. So RE is positively related with dividend yield. RE is positively related with dividend yield and negatively related with growth. RE positively related with dividend yield. Growth is negatively related with dividend yield. So dividend yield का क्या फायदा? स्टेबल है एज कंपेयर टू व्हाट, कैपिटल गेन्स यील्ड। टोटल रिटर्न का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है डिविडेंड यील्ड, दूसरा क्या होता है? कैपिटल गेन यील्ड। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? डिविडेंड यील्ड। Dividend yield is more stable as compared to capital's gained yield. But सर डिविडेंड yield में प्रॉब्लम क्या है? सर इट इज हाफ, हाफ मतलब इनकम्प्लीट है। टोटल रिटर्न में तो सर डिविडेंड yield तो एक पार्ट है ना, इट इज नॉट कंप्लीट, राइट? वंस यू टेक कैपिटल गेन्स yield, देन ओनली यू गेट व्हाट, टोटल रिटर्न। तो डिविडेंड yield इज RE - G डिवाइडेड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट। ग्रोथ स्टॉक वर्सेस वैल्यू स्टॉक, किसका डिविडेंड yield हाई होता है? वैल्यू स्टॉक्स का डिविडेंड yield हाई होता है, ग्रोथ कम होता है। वेर एज जो ग्रोथ स्टॉक्स है उसका ग्रोथ रेट हाई होगा, डिविडेंड यील्ड विल बी व्हाट, लो। इज इट फाइन? वैल्यू स्टॉक वर्सेस ग्रोथ स्टॉक। पी पे जा रहा हूं वापस से। देखो प्राइस तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, पी निकालने के लिए प्राइस तो मार्केट में मिल जाएगा। सर अर्निंग्स कैसे लेंगे? सर अर्निंग्स एक काम करते हैं ना, कंपनी का फाइनेंशियल से ले लेते हैं। इतना इजी नहीं है। अब कंपनी का डायरेक्टली फाइनेंशियल से लोगे तो पंगा है। क्या प्रॉब्लम है कि सर अर्निंग्स को अपने को चेक करना पड़ेगा कि सर वो कोर अर्निंग्स है कि नहीं, मतलब उसके अंदर में ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या क्या है। इसका मतलब सर अपने को कोर अर्निंग्स लेना है या नॉन कोर अर्निंग्स लेना है। कोर अर्निंग्स, कोर या अंडरलाइंग अर्निंग्स, ऑल्सो नोन एज परसिस्टेंट। अगर कोई नॉन कोर आइटम है, जैसे गेन और लॉस ऑन एसेट सेल, एक बार हुआ है, हर साल नहीं होगा। गेन और लॉस ऑन एसेट सेल इस बार हुआ है, हर साल नहीं होगा, तो उसको हटाइए, उसको हटाइए। गेन और लॉस ऑन एसेट सेल, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, इंपेयरमेंट हुआ है, वो सब सारा आइटम क्या है? नॉन रेकरिंग।
वो सब आइटम क्या है, नॉन रेकरिंग और नॉन कोर। तो वो सबको क्या करना पड़ेगा, अपन को हटाना पड़ेगा। इज इट फाइन? और व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलकुलेट नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स, कि सर कभी अर्निंग्स हाई है, कभी अर्निंग्स लो है, फिर हाई है, फिर लो है। तो एक काम करते हैं ना, एवरेज ईपीएस निकाल लेते हैं, एवरेज ईपीएस। अगर कोई साइक्लिकल कंपनीज है, साइक्लिकल जैसे हाउस इंप्रूवमेंट्स, जो साइक्लिकल कंपनीज है, जब बूम होता है ना तो अर्निंग्स हाई हो जाता है, और जब रिसेशन होता है तो अर्निंग्स कम हो जाता है इन सारी कंपनीज का। तो सर वहां पे अपने क्या करेंगे, जो ईपीएस है ना उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो सर मिड साइक्लिकल आ जाएगा। या दूसरा मेथड क्या है कि सर अपने एवरेज आरओई निकाल लेते हैं, एवरेज आरओई निकाल लेते हैं इनटू करंट ईयर का बुक वैल्यू पर शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आरओई इज एक्चुअली व्हाट, नेट इनकम डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। उसका एवरेज निकाल लो, से 4 साल 5 साल का, इनटू करंट ईयर का बुक वैल्यू पर शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट व्हाट, एवरेज अर्निंग्स। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, अलग पॉइंट में लिख लो इसको। इनफैक्ट नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूँ। पॉइंट नंबर 3, अर्निंग्स। दिस कैन बी सब्जेक्ट टू वोलेटिलिटी। एक होता है आपका कोर या रिकरिंग या परसिस्टेंट अर्निंग्स। एक होता है आपका नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स। कोर, रिकरिंग और परसिस्टेंट अर्निंग मतलब क्या हो गया, टेक ओनली रिकरिंग आइटम्स, एडजस्ट नॉन रिकरिंग आइटम्स, जैसे गेन और लॉस ऑन एसेट सेल, रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस, इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये सब चीज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज्ड अर्निंग के अंदर में अर्निंग्स कभी लो है, कभी हाई है, फिर कभी लो है, कभी हाई है, ऐसा। तो इट इज एक्चुअली साइक्लिकल कंपनीज में होता है। इसमें एक तरीका, आप एवरेज ईपीएस निकाल लो लास्ट 4 5 ईयर्स का। दूसरा, एवरेज आरओई निकाल लो, एंड करेंट ईयर का बुक वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स। फोर्थ, फोर्थ देखो लिखाने के लिए बट है नहीं कुछ इसके अंदर में, टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू वी हैव ऑलरेडी डन इन डीडीएम एंड एफसीएफ। टर्मिनल वैल्यू अपने को दिया हुआ रहता है कितना बार, कि सर प्राइस मल्टीपल दिया हुआ है अपने को, प्राइस मल्टीप्लायर या प्राइस मल्टीपल दिया हुआ है, कि सर पीई ऑफ दैट कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी से 5 टाइम्स आफ्टर से 5 इयर्स, 5 साल के बाद। और अपने को फोरकास्टेड अर्निंग्स दिया हुआ है, तो अपनी प्राइस निकाल लेते हैं वहां से, और प्राइस को फिर क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू करके वी कैन गेट व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो सर जो प्राइस मल्टीप्लायर है, इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट, टर्मिनल वैल्यू के लिए यूज होता है। अब दो तरीके से आप कर सकते हो, एक जो अपने फर्स्ट वाला आज स्टार्ट किए थे क्लास, जब एब्सोल्यूट वर्सेस कंपेरेबल, फोरकास्टेड फंडामेंटल्स वर्सेस कंपेरेबल, वही चीज है यहाँ घुमा के फिर। कहाँ गया, 1 सेकेंड। ये रहा। हाँ, आप बेस्ड ऑन दी फोरकास्टेड फंडामेंटल्स ले सकते हो, या कंपेरेबल मेथड, मतलब यू कैन टेक बेंचमार्क का प्राइस मल्टीपल, यू कैन टेक व्हाट, बेंचमार्क का प्राइस मल्टीपल, और अपना अर्निंग्स, अपना कंपनी का फंडामेंटल्स उस पे अप्लाई कर सकते हो, तो यू विल गेट व्हाट, टर्मिनल वैल्यू। इज इट फाइन? तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, बेसिकली यू कैन लिंक दिस विद द टर्मिनल वैल्यू ऑल्सो।
टर्मिनल वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ जस्टिफाइड प्राइस मल्टीपल और बेंचमार्क प्राइस मल्टीपल। ठीक है। नेक्स्ट सर, यहाँ पे जो अपने प्राइस मल्टीपल कैलकुलेट कर रहे हैं से इन्फोसिस का, ठीक है, तो सर वी कैन डू टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज मतलब सर इन्फोसिस का से पी रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो 2025 में क्या चल रहा है, 2024 में क्या था, 23 में क्या था, 22 में क्या था। बेसिकली यू आर सीइंग द ट्रेंड, टाइम सीरीज एनालिसिस। और एक चीज और क्या कर सकते हो आप, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस मतलब यू आर कंपेयरिंग से पी रेशियो ऑफ इन्फोसिस विथ पी रेशियो ऑफ टीसीएस, पी रेशियो ऑफ विप्रो, पी रेशियो ऑफ एचसीएल टेक, और पी रेशियो ऑफ आईटी इंडेक्स, और पी रेशियो ऑफ निफ्टी 50। क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। इज इट फाइन? One can conduct regression analysis। So जो वही है, वो क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट। कि सर वाई अगर मान लीजिए पी रेशियो है, X1 इज से सेल्स, X2 इज से बीटा, X3 इज से डिविडेंड पे आउट। ऑल दीज आर कंपनी का फंडामेंटल्स। तो सर वाई जो है पी रेशियो क्या क्या चीज के ऊपर में डिपेंड करता है। इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या है, मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। X1 X2 X3 कैन बी इंटरलिंक्ड, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मल्टी कोलिनियरिटी सर जो पास्ट में हुआ है कोई जरूरी नहीं है फ्यूचर में होगा। इफ देर इज अ रिलेशन इन दी पास्ट, नॉट नेसेसरीली फ्यूचर में होगा। सर आउट ऑफ सैंपल जाके टेस्ट करिए, आउट ऑफ सैंपल जाके आप डेटा टेस्ट करिए। देयर कैन बी ट्रेंड एनालिसिस विच इज टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का प्रॉब्लम पता है ना, सेम जो अपने वहां पे बात किया था कंपेरेबल मेथड के अंदर में, कि सर अगर जो मेरा पीयर कंपनी है, जो आईटी इंडेक्स है, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, अगर वो ओवर वैल्यूड है तो उससे जो अपना वैल्यू निकलेगा सब्जेक्ट कंपनी का, दैट विल बी व्हाट रॉन्ग। अपना कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, सब्जेक्ट कंपनी जिसका अपने वैल्यूएशन कर रहे हैं, इट उसका जो फंडामेंटल्स है इट शुड बी सिमिलर टू व्हाट दी कंपेरेबल कंपनीज। तो क्रॉस सेक्शनल में वही वहां पे जो सेम प्रॉब्लम का आपने बात की, इट इज दी सेम। परफेक्ट। और कुछ बचा हुआ है क्या? इनफैक्ट उसको वहां पे अपने कवर अप कर सकते थे, वहीं लिखा देता हूँ मेरे को। एकदम लास्ट वाला एलओएस के अंदर में एक पॉइंट है छोटा सा, कि सर जब अपने हाँ, जब अपने मान लीजिए इंफोसिस का कंपैरिजन कर रहे हैं विद से सेक्टर इंडेक्स का, सेक्टर इंडेक्स, तो सर सेक्टर के अंदर में तो काफी सारा कंपनीज है। तो उन कंपनीज का जब अपने प्राइस मल्टीपल लेंगे तो क्या लेंगे सर, कैसे लेंगे रदर। फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंपेयरिंग से पी रेशियो ऑफ इंफोसिस विद आईटी सेक्टर का, तो सर आईटी सेक्टर में तो काफी सारा स्टॉक्स है, उसमें तो सर उसका भी पी रेशियो होगा। तो सर अलग अलग कंपनीज का अपने एवरेज ले लेंगे क्या, मीन ले लेंगे क्या, हार्मोनिक मीन लेंगे क्या, वेटेड अरिथमेटिक मीन लेंगे क्या, वेटेड हार्मोनिक मीन लेंगे क्या। याद है लास्ट एलओएस के अंदर में ऐसा डिस्कशन किया हुआ है कि सर इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, सो फॉर द इंडेक्स विच मैट्रिक्स यू शुड टेक, कौन सा लेंगे, कौन सा लेना चाहिए, एएम, वेटेड अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, और वेटेड हार्मोनिक मीन। वेटेड हार्मोनिक मीन क्या लेंगे यहाँ पे, फॉर स्टॉक इंडेक्स वी शुड कैलकुलेट प्राइस मल्टीपल बेस्ड ऑन वेटेड हार्मोनिक मीन। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सर वेटेड हार्मोनिक मीन क्या करता है, जो लोअर मल्टीपल है उस पे हायर वेट्स असाइन करता है, एंड जो हायर मल्टीपल है उस पे लोअर वेट असाइन करता है। दैट इज वाई वी यूज व्हाट, वेटेड हार्मोनिक मीन। सर अगर इक्वल वेटेड इंडेक्स है तो इक्वल वेटेड
स्टॉक इंडेक्स है तो क्या लेंगे वहां पे, देन वी विल यूज हार्मोनिक मीन। इफ इक्वल वेटेड है तो वी विल यूज व्हाट, हार्मोनिक मीन। परफेक्ट। ओके। फिर एक छोटा सा एलओएस अबाउट द अर्निंग सरप्राइज। अर्निंग सरप्राइज इज एक्चुअली व्हाट, कि सर क्या एक्सपेक्टेड था, एक्चुअल कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया। एक्सपेक्टेड था ईपीएस से 5 पर शेयर, सर कंपनी ने रिपोर्ट किया 7 पर शेयर, अर्निंग सरप्राइज। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो सर पॉजिटिव और नेगेटिव आया मतलब वोलेटिलिटी आ गया। तो सर इसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं ना, तो क्या करेंगे, अर्निंग सरप्राइज डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अर्निंग सरप्राइज। अर्निंग सरप्राइज डिवाइडेड बाई व्हाट, standard deviation of earning surprise. All these are used as what, indicators. All these are actually used as what, indicators. Perfect. Okay. तो ये है आपका ओवरऑल चैप्टर। तो चैप्टर है काफी बड़ा, बिकॉज वी हैव मतलब एन नंबर ऑफ एलओएस, काफी सारे एलओएस है। बट अगर आप इसको लॉजिकली सोचोगे ना, कितना सारा एलओएस जो है वो आपस में इंटरलिंक हो जाता है। परफेक्ट। चलिए, एक बार आपको क्या करना है, ऑब्वियसली एक बार आपको रिव्यू करना है नोट्स वगैरह, और उसके बाद जो है आप डायरेक्टली सम्स पे जंप करके स्टार्ट कर सकते हो। परफेक्ट। चलिए, टेक केयर गाइस। नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने नेक्स्ट रीडिंग के साथ मिलते हैं।